अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड लिसनिंग मी क्लियरली। बच्चों, हम लोग करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का क्वेश्चन फ्रॉम समर 2018 एंड द नेम ऑफ क्वेश्चन इज नादिर लिमिटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को लेके, और हम इसमें इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोगों ने करना क्या है, देखें। कोई भी क्वेश्चन जब आप शुरू करते हैं तो आप ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऑन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम पास्ट पेपर। लेट्स सी के रिक्वायरमेंट क्या है। तो दे आर आस्किंग अस टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। भाईजान कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रिपेयर करें। इस तरह के क्वेश्चंस को शुरू करने का तरीका ये होता है कि फॉर्मेट सबसे पहले बना लेंगे, बड़ा सा फॉर्मेट पहले ही बना लेंगे और उसमें जगह कुछ छोड़ते जाएंगे, ताकि जैसे जैसे चीजें आती जाएं उन्हें हम लोग डील करते जाएं। ये वो काम है जो हम लोगों ने करना है। अब कैश फ्लोज में हमेशा याद रखना है कि देयर आर टू मेथड्स, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट मेथड। हमें देखना पड़ेगा ये कौन सा मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। जरा पढ़ते जाएं आगे। और द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 है, इसका मतलब है हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 2017 है। इन अकॉर्डेंस विद IAS 7, कैश फ्लोज का जो स्टैंडर्ड है उसे हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलते हैं। यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, तो मेरे भाइयों इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग का फर्क है। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश फ्लोज की ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहेंगे। इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, बाकी सब कैश फ्लोज बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनती है जिस तरह बननी चाहिए। ओके सर, इनडायरेक्ट मेथड से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हैं, कुछ क्वेश्चंस गिवन है, कुछ डेटा गिवन है, कुछ बैलेंस शीट में कुछ चीजें गिवन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अब हम लोगों ने करना क्या है। तो मेरे बच्चों, करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मेट ओपन करना है। एक बड़े क्वेश्चन में सबसे पहले आप फॉर्मेट ओपन कर लेंगे। तो आई एम गोइंग टू ओपन द फॉर्मेट, तो देखते जाएं जरा कि क्या फॉर्मेट ओपन करना है हमने। थोड़ा सा मैं जूम इन करूंगा, आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट ओपन करेंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ साथ करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड बच्चों। सबसे पहले आप लोग नाम लिखेंगे नादिर भाईजान का, तो आप लिखेंगे सर नादिर लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन है जी नादिर लिमिटेड का, ये लिखा हमने नादिर लिमिटेड। ये लें जी। फिर आपने क्या किया, आपने लिखा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, उसकी हेडिंग दे दी आप लोगों ने। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर बनती है, उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड। और रिक्वायरमेंट था में था कि 2017 की बनानी है आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड। जी सर, जो भी आपका ईयर एंड होता है क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2007। सर ये इंफॉर्मेशन है सर आप लोगों के पास। ओके सर, व्हाट इज नेक्स्ट? कुछ नेक्स्ट नहीं है, हेडिंग्स दें। सर वैल्यू चल रही है 3 जीरो कॉमन चल रही है, तो हम भी 3 जीरो कॉमन चलाएंगे। हम दो कॉलम्स बना लेते हैं मेरे बच्चों। हम क्या करते हैं, एक कॉलम आउटर कॉलम और एक इनर कॉलम। क्या मतलब है सर, ये डेबिट क्रेडिट के कॉलम है? नो नो नो, वो छोटी छोटी वैल्यूज लिखते जाएंगे, फिर टोटल आउटर कॉलम में ले जाया करेंगे, दैट्स इट। ओके सर, हेडिंग्स बताएं सर। सबसे पहली हेडिंग होती है मेरे बच्चों, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप फॉर्मेट साथ साथ बना रहे हैं, अगर आप नहीं बना रहे तो आप थोड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये आप लोगों के पास आ गया जी। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फर्स्ट हेडिंग होती है यार, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपने पहली हेडिंग दी। ये हेडिंग देने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा। नाउ व्हाट टू डू, ये कहानी है। सर लाइन छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 लाइंस काफी हैं। 6 से 7 लाइन छोड़ दें आप लोग। 6 से 7 लाइन छोड़ के सर आगे क्या करना है, आगे लिखेंगे आप चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, या वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख देंगे आप लोग। अब आ जाएगा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या आता है सर? बेसिकली 3 चीजें आती हैं मेरे बच्चों। सर क्या हर क्वेश्चन में यही फॉर्मेट बनाया करेंगे? यस, जब जब वो आपका इनडायरेक्ट मेथड आया करेगा आप यही फॉर्मेट बनाया करोगे। ओके सर, फिर ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये लें सर,
वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कुछ चीजें आप लोगों ने पहले ही लिख लेनी है। पहली चीज क्या है जो लिखनी है आप लोगों ने? यस यू आर राइट, सबसे पहले इन्वेंट्री लिख लें। फिर क्या लिखें सर? इन्वेंट्री लिखने के बाद रिसीवेबल्स लिख लें। ये लें सर। के बाद क्या लिखें सर? यस, एक लाइन छोड़ लें। क्यों छोड़िए सर? प्रीपेमेंट्स के लिए। सर लिख ही लें, हो सकता है हो सकता है ना आए, यूजली नहीं आते, आ भी सकते हैं, देख लेंगे। ओके सर। उसके बाद मेरे बच्चों पेबल्स के लिए एक लाइन और एक्रूवल्स के लिए एक लाइन लिखने लिख भी सकते हैं। जो चीज नहीं आएगी उसके आगे खाली एक डैश लिख देना कि ये चीज नहीं थी, दैट्स इट। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते, खाली जगह छोड़ दें। एग्जामिनर को कोई मसला नहीं, एग्जामिनर को भी पता है ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। ओके। फिर जब आप इस इन वर्किंग्स को देखेंगे ना तो आपके पास यहां पे आ जाएगा मेरे बच्चों, यू विल गेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां पे आ जाएंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर ओके, आगे सर अब दो चीजें आप लोगों ने यहां से माइनस करनी है, तीन भी गिरा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। दो चीजों की ऑप्शन थी हमने पढ़ा था, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में भी आ सकते हैं, फाइनेंसिंग में भी जा सकते हैं। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पे आएगा आंसर। फिर आप क्या करेंगे जरा जल्दी से बता दें, क्या करेंगे आप लोग? यस यस यू आर राइट। फिर आप ये करेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट एंड टैक्स पेड। तो मैंने यहाँ पे टैक्स पेड लिख दिया यार, ये लें। सर टैक्स पेड कैलकुलेट कैसे होगा? टैक्स के अकाउंट से, अगर टैक्स हुआ तो। ओके सर। फिर और क्या आना है सर? इंटरेस्ट पेड। सर इंटरेस्ट पेड अगर हुआ तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, यूजली आ जाता है तो इंटरेस्ट पेड। सर टैक्स पेड कहां से निकलेगा? टैक्स के अकाउंट से। सर इंटरेस्ट पेड कहां से निकलेगा सर? इंटरेस्ट के अकाउंट से। सिंपल, इतनी आसान सी बात। ओके सर। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अब आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी नेट कैश जो आपके पास ऑपरेशन से बचा है वो है नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है हेडिंग्स में, कि नेगेटिव है तो आप लिख सकते हैं नेट कैश फ्लोज यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जनरेट हुए हैं तो आप लिख सकते हैं नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम, ये आपकी मर्जी है, ये कोई इतना मैटर नहीं करता कि आप इसके लिए परेशान होते फिर। ये बच्चों वो फॉर्मेट है जो आपने बना लेना। इनडायरेक्ट मेथड में आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहाँ से स्टार्ट लेना होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें कुछ पंगे लेने होते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आ गया। अच्छा सर आगे? सर आगे आप लोगों को पता है क्या करना है? सर क्या करना है सर? हमें नहीं पता। सर आगे आप लोगों ने अगली हेडिंग दे देनी है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है सर? प्लीज बताएं सर। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है यार बच्चों, क्या हेडिंग का नाम है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये लें सर। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दूसरी हेडिंग है। ये मेरे बच्चों आपने दूसरी हेडिंग दे लेनी है। सर ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर पहला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो आप लोगों को पता है कि ये काम तो हमने जल्दी जल्दी में कर लिया करना है, 1-2 मिनट का काम है, ये फॉर्मेट 2 मिनट में बना के परे मारा करना है। ओके सर। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया सर, को 4-5 लाइंस वैसे ही छोड़ दें सर, मतलब 4 से 5 लाइन छोड़ दें। ओके सर आगे सर, आगे बना लें कैश फ्लोज फ्रॉम, लें जी कैश फ्लोज फ्रॉम, अब क्या लिखें सर? कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखें। तो ये मेरे बच्चों कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो पास्ट पेपर का क्वेश्चन चल रहा है तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि आगे क्या करना है। अब ये आ गया कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे भी को 5 लाइन छोड़ दें, 4 से 5 लाइन छोड़ने के बाद फाइनली आ जाएगा आप लोगों के पास इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश या कैश इक्विवेलेंट। इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है इन कैश या कैश इक्विवेलेंट। कैसे आएगा? जब तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लोज को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास आएगा इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर सर ये साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर आखिरी चीज क्या है सर? आखिरी चीज है कि आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट। ये लें सर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट। ये कैश फ्लोज, ये बैलेंस पूरा लिखना आप लोगों ने, एंड पूरा लिखना है आपने, आप इस तरह के पंगे ना लेना, यानी खाम खा एग्जामिनर भाई नाराज हो जाएंगे।
हम लोग ले लेते हैं थोड़े-थोड़े पंगे। तो ये सर कहानी थी, ये फॉर्मेट आपने ओपन कर लिया। अगर आप फॉर्मेट ओपन कर चुके हैं, तो ये आपने सिर्फ गो अहेड देना है मुझे, ताकि मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ। हमेशा बड़े क्वेश्चन्स में फॉर्मेट पहले ही बनाना चाहिए। फॉर्मेट बन गया मेरे बच्चों, प्लीज़ बताएँ, कर रहे हो ना? को साथ-साथ करना है, साथ-साथ सॉल्व करना है। ठीक है सर। जी, बिल्कुल जी, बेहतरीन बात होगी सर, फॉर्मेट बन गए हैं। अब हमने करना क्या है? अब हम लोगों ने फॉर्मेट बनाने के बाद क्वेश्चन पे चले जाना। क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट करना है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाना है, ताकि आप यहाँ पे लिख सकें। तो ये मैं रेज कर रहा हूँ, ये डॉट्स मैंने सिर्फ समझाए थे, कुछ 6-7 लाइन चाहिए होती हैं, यूज नहीं होगी। 4-5 पे खत्म कर देता आपका एग्जामिनर, लेकिन फिर भी एहतियातन पंगे में पढ़ने की बजाय बेहतर है। सर बताएं सर क्या करना है सर? सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट लेना है सर। हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आ रहा है मेरे बच्चों, वो आ रहा है, देखें जरा, 8905। ये आ रहा है सर, 890 8955 इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को क्या करना है जी, लिख लेना है। फिर ऊपर जाना है। अब मजे की बात यह है कि ऊपर कुछ है ही नहीं। सर ऊपर क्या होना चाहिए था? कोई डेप्रीसिएशन दे देता, कोई नॉन कैश और एक्सपेंसेस दे देता, कोई कैश आइटम्स ऑफ अदर एक्टिविटीज, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम दे देता, रेंटल इनकम, तो मैं कुछ ना कुछ एडजस्ट करता। कुछ गिवन ही नहीं है। चले ठीक है, नहीं गिवन तो उसकी मेहरबानी है। 8955 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। मैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आया मेरे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये आ रहा है आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स जी। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लें जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये इनडायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं आप, और उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप कन्वर्ट करते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ओके सर, कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है? ये है 8955। सर इनर कॉलम में लिखें, आउटर कॉलम में? सर वैसे मर्जी होती है आपकी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आउटर में लिख लो, इनर में लिख लो, एक ही कॉलम बना दो। ये बच्चों वाली बातें हैं सर, अब आप बड़े हो गए हैं, बब्बर शेर हैं। मैं क्या करता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की सारी चीजें इनर कॉलम में लिख लूंगा, उसका टोटल एक आउटर कॉलम में ले आऊंगा, ताकि आउटर कॉलम में सिर्फ दो तीन वैल्यूज आए, ऑपरेटिंग वाली, इन्वेस्टिंग वाली और फाइनेंसिंग वाली। दैट्स इट। कोई लॉजिक नहीं है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। आप बाहर वाले कॉलम में लिख लें सारी, उसी का टोटल उधर ही कर लेना, बस एक बॉक्स में लिख देना कि ये टोटल है। तो कोई मसला नहीं है। ओके सर, कोई मसला नहीं है, ठीक है, हमने पीबीटी लिख दी है, आगे बढ़े। ऊपर जाते हो, ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर कुछ है ही नहीं। अब हमने कहा नीचे आ जाते हैं। नीचे देखा तो टैक्स है। क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे मेरी बात पे गौर करना है आप लोगों ने? क्या यहाँ पे मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स एडजस्ट करूं? आंसर है सर नहीं। यहाँ पे वो चीजें आनी है वर्किंग कैपिटल के ऊपर ऊपर, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर चार्ज हुई हुई हैं। पीबीटी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि नॉन कैश है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शामिल होती हैं, और वही शामिल होंगी जो पीबीटी के ऊपर होंगी। तो पीबीटी के ऊपर ऐसे करना है आपने, पीबीटी के ऊपर कैसे करना है? पीबीटी के ऊपर जो पीबीटी के ऊपर लिखी हुई चीज है वो पीबीटी में शामिल है, उसे निकालना है। पीबीटी के बाद लिखी हुई चीज को नहीं निकालना। ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे चल के आप देखेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स आता है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाता है। वो रिवैल्यूएशन सरप्लस इधर नहीं एडजस्ट करना, पीबीटी के ऊपर ऊपर, पीबीटी के ऊपर ऊपर, पीबीटी के ऊपर ऊपर, ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो करें क्या सर? टैक्स का टैक्स चाहिए मुझे, ताकि मैं टैक्स पेड निकाल सकूं। तो सर टैक्स का अकाउंट ओपन कर लें। सर अभी फाइनल कर लें, अभी फाइनल करना है, अभी फाइनल कर लें, बाद में एंड पे फाइनल करना है, एंड पे फाइनल कर लेना। सर आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूं पहले पूरा का पूरा लिख लो, एक ही दफा अकाउंट्स बैलेंस करना। चलें ठीक है सर। 2945 ये आप लोगों के पास टैक्स एक्सपेंस है। टैक्स एक्सपेंस अकाउंट में किस साइड पे जाना है? जब मैं टैक्स का अकाउंट बनाने लगा हूं, मैं कुछ वर्किंग्स बनाने लगा हूं। ये मेरी वर्किंग वन है। मुझे बताएं यार बच्चों, वर्किंग वन में जब मैं टैक्स का अकाउंट लिखूंगा, टैक्स अकाउंट, तो मुझे बताएं ये जो टैक्स एक्सपेंस है, ये कहाँ पे आना चाहिए? मुझे को बताएगा कि ये टैक्स एक्सपेंस किधर आना चाहिए, कौन सी साइड पे आना चाहिए? प्लीज बताएं।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस साइड पे आना है। लोग गलती कर बैठते हैं, उनको लगता है एक्सपेंस है ना, तो डेबिट साइड पे आना चाहिए। वो एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट में, डेबिट हुआ है इनकम स्टेटमेंट में, इस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आना है। ओके सर, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। ये लें जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम से टैक्स एक्सपेंस जो आया है वो कितना था, मैं भूल गया हूँ। कोई बताएगा यार कितना था? कोई बताएगा कितना था? कोई बताएगा कितना था? तो सर आंसर है, देख लेते हैं दोबारा सर, 2945। 2945 था सर, 2945 इधर आ गया मेरे बच्चों, 2945। ये वो अमाउंट है जो इधर आ गई। तो दिस इज 2945। ये था आपका टैक्स एक्सपेंस। ये आप लोगों ने लिख दिया टैक्स एक्सपेंस के नाम से कि इनकम स्टेटमेंट से मैं इतनी अमाउंट लेके आया हूं। अच्छा सर, और चाहें तो टैक्स के बैलेंसेस अभी लिख लें। चाहें तो टैक्स के बैलेंसेस अभी लिख लें, ओपनिंग क्लोजिंग लिख लें, कोई नहीं आपको कोई कहेगा कि क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। सही है, ये एंड पे लिख लेना यार बच्चों। क्या कहते हो आप लोग, एंड पे लिखना है या अभी लिखना है? सर टैक्स के कुछ बैलेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में गिवन है, वो अगर आप क्वेश्चन में लिख लेंगे तो टैक्स का अकाउंट अभी बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि एक ही दफा लिखना है यार, जब बैलेंस शीट पे आओगे तो एक ही दफा सारी बैलेंस शीट डील हो जाएगी। ब्रिलियंट। अब मेरे बच्चों, टैक्स को अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। अब सर बैलेंस शीट पे जाएं? नो, बैलेंस शीट से नहीं, पहले एडजस्टमेंट्स पे जाएं। इवन इनकम स्टेटमेंट से भी पहले अगर आप एडजस्टमेंट्स डील करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड जी के एडजस्टमेंट्स क्या है। मैंने कहा जी क्या एडजस्टमेंट्स हैं, पता चला अदर इंफॉर्मेशन। शेयर्स इन्वॉल्व इशूड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। जो इस साल आपने शेयर्स इशू किए हैं वो हैं 10% बोनस शेयर्स इन मार्च 2017। 2017 में आपने मार्च में 10% बोनस कर दिया। सर ये बोनस इशू जो होता है ना, ये नॉन कैश है, मुफ्त में बांट रहे होते हैं आप शेयर्स। ऐसे आप शेयर्स पकड़ते हैं, ओनर्स को ऐसे बांट देते हैं, ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसे बांट दिया तो हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, ऑनर्स ने उठा लिए। बाद में आपने कहा यार नाम लिखे हुए हैं, जिसकी जितनी परसेंटेज है उतने ही मिले हो मिलेंगे, एमी ना जज्बाती हो। फिर ऑनर आराम से बैठ के हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से ले लिए, और उतने ही मिलेंगे उन्हें। अच्छा सर पैसे आए हैं? नहीं, आपने तो ऐसे उठा के फेंक दिए। तो कोई पैसा नहीं आया, तो व्हाट डज इट मीन? अगर कोई पैसा नहीं आया तो क्या मतलब है? दिस इज द क्वेश्चन। सर अगर कोई पैसा नहीं आया तो इसका मतलब है ये बोनस इशू एडजस्ट होना चाहिए। ये बोनस इशू को आपको एडजस्ट करना चाहिए, ये बोनस इशू को डील करना चाहिए। सर बाद में क्या हुआ है? राइट इशू हुआ है सर। राइट इशू, राइट शेयर्स इन जुलाई 2017, फिर राइट इशू हुआ जुलाई 2017 में। और राइट इशू को भी डील करना है जी, बिल्कुल जी। जो टी अकाउंट है आपका वो राइट इशू खुद ही दे देगा। जो हमने बनाना होता है शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का अकाउंट, ताकि कैलकुलेट कर सकें इशू ऑफ शेयर से कितने पैसे आए हैं। तो राइट इशू खुद ही निकल आएगा। और उसने टर्म्स भी नहीं दी, देने की जरूरत भी नहीं है। हमें चाहिए कैश कितना है, तो वो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के अकाउंट से निकाल लेंगे। अब जरा देख लेते हैं सर की स्टोरी क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन सा अकाउंट बनाना है। मैं अकाउंट इधर ही बनाऊंगा ताकि मुझे ज्यादा इधर उधर ना होना पड़े। ओके सर, एडजस्टमेंट बनाएं सर जरा। क्या एडजस्टमेंट करेंगे आप? कुछ भी नहीं यार, एक छोटा सा अकाउंट बना लेता हूँ यहाँ पे मैं। किस नाम से सर? शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम के नाम से। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम के नाम से ये लें। सर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख लें सर, लिख लें। कितने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं यार बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, ये लें। ये आप लोगों के पास 10,000 है, और शेयर प्रीमियम का बैलेंस जीरो है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट साइड पे लिखें सर क्योंकि इक्विटी है। तो 10,000 का ये बैलेंस आ गया सर, ब्रॉड डाउन बैलेंस। कैरी डाउन बैलेंस बताएं सर। कैरी डाउन बैलेंस दोनों है, तो ये दोनों ऐड करके लिखेंगे। मेरा ख्याल है दोनों ऐड करके 13,800 बन रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि इतना ही बन रहा है? प्लीज बताएं कि इतना ही बन रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल बासित। यहां तक साथ हैं आप लोग? तो कैरी डाउन बैलेंस बना 13,800। 13,800, तो 13,800 आपने यहां पे लिख लिया। ये लें 13,800। ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया आप लोगों ने। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप बोनस इशू को देखेंगे। अब बोनस इशू की एक मसला है, बोनस इशू की एक डबल एंट्री होती है जो आपने पोस्ट करनी है। या तो बोनस इशू की डबल एंट्री होती है मेरे बच्चों, डेबिट करते हैं आप लोग रिटेन अर्निंग्स, क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल, या ये एंट्री आपको पोस्ट करनी है।
या फिर आपने डबल एंट्री पोस्ट करनी है शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। मेरे बच्चों मुझे को बताएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सी एंट्री हुई होगी, होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कौन सी एंट्री होनी चाहिए और कौन सी नहीं। मुझे शेयर रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल कर लेना चाहिए एंट्री में, या मुझे शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल कर लेना चाहिए। मैं करूं क्या? मैं क्या कर जाऊं? जी सर बताएं प्लीज। सर मुझे कैसे पता चलेगा सर रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल करना है या शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल? क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन नहीं है। सर ये मेरा भी प्रॉब्लम है, मुझे भी नहीं बताया एग्जामिनर ने। देखो ना, एग्जामिनर भाई कह रहे हैं 10% बोनस शेयर। मैंने पूछा एग्जामिनर कहां से है, उसने कहा मैंने नहीं बताना, खुद ही से बूझ लो, खुद ही से जान लो। तो मैंने कहा यार कैसे जानूं कैसे जानूं। मैंने सर पकड़ा, मैं कह रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है यार, ये क्या है यार, ये काउंटिंग है क्या बकवास है? तो किसी समझदार बंदे ने कहा सर ये एंट्री तो बन ही नहीं सकती, ये वाली एंट्री तो बन ही नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर ये एंट्री तो तब बनेगी ना जब शेयर प्रीमियम हो। उसने तो लिखा हुआ है कि पिछले साल के एंड पे, 2016 के एंड पे और जनवरी 2017 में कोई शेयर प्रीमियम था ही नहीं। और आप अगर गौर करें तो बोनस इशू हुआ है मार्च 2017 में। तो जब बोनस इशू हुआ है, बाद में कहीं राइट इशू हुआ है, तो जब बोनस इशू हुआ है तो शेयर प्रीमियम था ही नहीं। तो अगर शेयर प्रीमियम था ही नहीं तो क्या करें, था ही नहीं, तो शेयर प्रीमियम वाली एंट्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि बोनस इशू की ये वाली एंट्री पास नहीं हुई, ऊपर वाली ही हुई है। ओके, ठीक है सर। अब सर बोनस इशू कैसे निकालें? या तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो 10% से, या चुप करके ये जो आपका शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है ना 10,000 का, इसका 10% ले लो। तो सर इसका मतलब ये है कि शेयर कैपिटल 10,000 था, जब हमने कहा बोनस ले लो, बोनस ले लो, 10% ले लो, बोनस ले लो, बोनस ले लो, 10% ले लो। तो 10,000 शेयर कैपिटल पे जब 10% बोनस दिया गया तो ये अमाउंट आती है 1000। तो ये आपने एंट्री बनाई 1000 के साथ। अब मेरे भाइयों मैं इसको पोस्ट करने जा रहा हूं। मैंने शेयर कैपिटल के अकाउंट में पोस्ट करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से उठाया और यहां पे लिख दिया बोनस इशू। बोनस इशू लिख दिया मैंने। कितना है जी शेयर कैपिटल क्रेडिट। सर ये डेबिट रिटेन अर्निंग कहाँ करेंगे? सर रिटेन अर्निंग के अकाउंट में। यहां तक समझ लगी? अब इसका मतलब ये है कि क्या बात है, बिल्कुल एक भाई का आइडिया है। वो कह रहा है सर जब बिरयानी ही ये है, क्या बिरयानी है? बिरयानी ही जब आलू वाली बिरयानी है तो चिकन कहाँ से मिलेगा? तो बोनस इशू करते वक्त शेयर प्रीमियम था ही नहीं, शेयर प्रीमियम मिलेगा कहाँ से? बात तो ठीक है भाई की, क्या बात है भाई। अब मेरे भाई बोनस आपने कर दिया क्रेडिट, ये रिटेन अर्निंग कहाँ लिखेंगे? रिटेन अर्निंग के अकाउंट में। सर रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्यों बनाना है? पढ़ा था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, पढ़ा था डिविडेंड पेड कैलकुलेट करने के लिए रिटेन अर्निंग बनाना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में मुझे ना गिवन हुआ तो मैं रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाऊंगा, याद रखना ये रिटेन अर्निंग की एंट्री है। सर अगर डिविडेंड हुआ तो बस छोड़ देना, रिटेन अर्निंग के अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। तो याद रख लो रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्यों बनाना है, डिविडेंड पेड के लिए। ओके सर, डन सर। और कुछ सर? और कोई शेयर्स इशू की डबल एंट्री? राइट इशू खुद ही निकल आएगा, कोई एंट्री नहीं है अकाउंट में। ओपनिंग क्लोजिंग आ चुके हैं। तो मेरे बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग आ चुके हैं, तो जरा जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि बैलेंसेस क्या हैं। यहाँ पे मुझे कैश रिसीव चाहिए। टोटल आ रहा है 13,800 मेरे बच्चे। इस साइड पे भी 13,800 आना चाहिए। देखें जरा आ रहा है या नहीं आ रहा। देख लें देख लें देख लें जरा। 13,800 नहीं आ रहा यार, ये साइड तो शॉर्ट है। तो यहाँ पे आएगा बोनस इशू के नीचे कैश रिसीव फ्रॉम राइट इशू, तो राइट इशू से पैसे रिसीव हो। तो ये मेरे बच्चों कैश है, ये बैलेंसिंग अमाउंट है। यही करते हैं, बिल्कुल यही करते हैं। तो कितनी अमाउंट आ रही है सर? ये अमाउंट आ रही है 2,800। तो सर इस दफा जो शेयर्स इशू करके पैसे आए हैं वो है 2,800। कहाँ से निकले? शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम से। हमेशा कहाँ से निकलेंगे? हमेशा इधर से ही निकले। क्या हम यहाँ तक साथ हैं? प्लीज बताएं। बब्बर शेयर, हम लोग हो ही नहीं, तुम लोग बब्बर शेयर हो। ओके सर, टैक्स भी लिख लें, फिर टैक्स भी लिख लें सर। टैक्स का ओपनिंग बैलेंस देखें जरा कितना आ रहा है यार, 500। क्लोजिंग कितना आ रहा है? 650। लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में कुछ नहीं है। करंट एसेट्स में देख लो, टैक्स नहीं है, नहीं है। और कोई टैक्स का बैलेंसेस नहीं है।
तो ओपनिंग है 500, क्लोजिंग है 650, तो ये भी लिख लेते हैं सर। ओपनिंग है 500, क्लोजिंग है 650। मेरा ख्याल है मैं ठीक लिख रहा हूँ। ये क्लोज ओपनिंग आ गया, ये क्लोजिंग आ गया। जरा जल्दी से बताएं ना जरा, टैक्स पेड कितना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा टैक्स पे, कितनी अमाउंट पे किया आपने, डेबिट टैक्स क्रेडिट कैश, कितनी अमाउंट आ रही है टैक्स पेड की, प्लीज ये बता दें। टैक्स पेड कितना आ रहा है? ये अमाउंट आ रही है जी 27, भाई लोग कह रहे हैं 2795 आ रहे हैं जी, ये टैक्स पेड है। और ये कहाँ जानी है? यस यस यू आर राइट, ये हमने लेके जाना है इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है सर टैक्स पेड 2795। यहाँ तक हम लोग साथ हैं, बेहतरीन सर। तो मैं लिख देता हूँ सर, मुझे इशू ऑफ शेयर्स भी पता चल गए हैं 2800 के हैं, मुझे टैक्स पेड भी पता चल गया है। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं आया यहाँ पे, मैंने कहा यार टैक्स पेड के आगे लिख देते हैं, इनर कॉलम में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू उठाई टैक्स पेड, मैंने यहाँ पे लिखा वर्किंग वन, क्योंकि ये मेरी वर्किंग वन पहले अकाउंट से आया है। तो ये मेंशन करना बड़ा जरूरी, ताकि एग्जामिनर को टेंशन ना हो कोई। तो मैंने वर्किंग वन लिखी, कितनी अमाउंट आ रही थी सर, आप लोगों ने मुझे बताया था 2795 आ रही थी, तो मैंने 2795 यहाँ से अमाउंट क्या कर दी माइनस, कि हमने इतना टैक्स इस दफा पे किया। हम फोकस कर रहे हैं कैश फ्लोज पे, कैश फ्लोज पे, कैश फ्लोज पे। 2795 आ गया मेरे बच्चों, ओके आ गया सर। इशू ऑफ शेयर्स के पैसे भी लिख दें सर, इशू ऑफ शेयर्स का 2800 मैंने लिखना है वो फाइनेंसिंग में। तो यहाँ पे मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा इशू कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, तो कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितना कैश था सर? कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, सर ये था, सर ये था फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, सर ये अमाउंट थी, ये अमाउंट थी सर, कितनी अमाउंट थी सर? 2800। तो ये मैंने 2800 यहाँ पे लिख दिया, ये लें मेरे बच्चों, ये लें। सर वर्किंग का रेफरेंस, सर बिल्कुल सर, वर्किंग का रेफरेंस दे दें, ये वर्किंग टू है हमारे, हमारा जो टी काउंट था शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का, ये वर्किंग टू का नंबर दे दो। हम यहाँ तक, आई होप एवरीवन इज क्लियर। यहाँ तक को टेंशन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो यही करना है, हमेशा यही करना है, हमेशा यही करना है। जी सर हमेशा यही करना है। बेहतरीन हो गया सर, आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा जूम इन कर दें सर, ये जूम इन कर दिया। अगली एडजस्टमेंट पे चलते हैं। ये अगली एडजस्टमेंट क्या है सर, ये जरा देख लेते हैं सर। बहुत आसान है सर, अगली एडजस्टमेंट बहुत आसान है सर। ये काम करना है आप लोगों ने, तो देख लेते हैं सर ये करना क्या है हम लोगों ने। तो जरा देखते हैं सर कि करना क्या है। अब मेरे बच्चों, मैंने कहा मैंने कहा कि क्या अगली एडजस्टमेंट है, उन्होंने कहा जी प्लान की कोई एडजस्टमेंट है। प्लान मतलब प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, तो अकाउंट बना लेते हैं साथ में, ओपनिंग क्लोजिंग उठा लेते हैं। तो देखें जरा प्लान का ओपनिंग बैलेंस क्या है। प्लान का ओपनिंग बैलेंस है मेरे बच्चों, ये देखें जरा, ओपनिंग बैलेंस है 15,800, क्लोजिंग बैलेंस है 21,400। तो क्या करें, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का अकाउंट ओपन करें, ओपनिंग लिखें, क्लोजिंग, ये एसेड है एसेड, ये जो थी ये इक्विटी और लायबिलिटीज थी, इनके बैलेंसेस क्रेडिट आते हैं ओपनिंग साइड, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग डेबिट होता है। लेकिन अब एसेट्स को डील कर रहे हैं तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट साइड पे, क्लोजिंग उल्टी साइड पे। तो 15,800 और 21,400, 15,800 और 21,400, 15,800 और 21,400। तो यार वर्किंग टू हम लोग लेंगे यहाँ पे। वर्किंग टू में हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमने क्या बात की जरा देख लें। आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, ओपनिंग बैलेंस आया है सर, फिर आप लोगों के पास कैरिड ऑन बैलेंस आ गया सर। ओपनिंग बैलेंस कितना था? हाँ जी याद है किसी को? सर नहीं मुझे तो नहीं याद, 15,800 था ओपनिंग। तो मैंने क्या किया, 15,800 यहाँ पे लिख लिया। सर क्लोजिंग कितना था सर? क्लोजिंग था मेरा ख्याल है 21,500, क्या इतना ही था? 21,400 था। चलें जी वो लिख लेते हैं, ये लें सर। सर अब क्या हुआ सर? सर एडजस्टमेंट्स देखें सर, सर दिखाएं सर। ड्यूरिंग द ईयर अ प्लान कॉस्टिंग 9500 एंड हैविंग अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 5200, ये आपने नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनाया। सर आपको कैसे पता चल गया? सर कॉस्ट अलहदा नहीं है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा नहीं है, तो बैलेंस शीट में नेट बुक वैल्यू जाती है भाइयों। ओ भाइयों हेलो, कॉस्ट नहीं है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो इसका मतलब है जो बैलेंस शीट में बैलेंसेस पड़े हुए हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के, वो नेट बुक वैल्यू के हैं, तो ये नेट बुक वैल्यू का अकाउंट है। ओके सर, तो यहाँ पे भी नेट बुक वैल्यू लें, बिल्कुल नेट बुक वैल्यू लें।
कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्थ अलहदा लेने की जरूरत नहीं है। तो 5200 की कैरिंग वैल्यू वाला एसेट डिस्पोज कर दिया आपने 4800, ऑफ विच 1800 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओ सर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, डिस्पोजल की एंट्री बनाए सर, जज्बाती हो गए आप तो। सर बिल्कुल जज्बाती हो गए, होने वाली बात है सर। डेबिट कैश, सारे पैसे नहीं मिले, थोड़ा रिसीवेबल एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो डेबिट रिसीवेबल, डिस्पोजल की एंट्री में डेबिट कैश क्रेडिट एसेट की कैरिंग वैल्यू होता है। यहाँ पे रिसीवेबल भी आ रहा है, यहाँ पे रिसीवेबल भी आ रहा है, यहाँ पे रिसीवेबल भी आ रहा है, तो मैंने वो लिख दिया। वो कह रहा है 4800 का आपने बेचा, ऑफ विच 1800 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। सर आप बेचें एसेट 4800 का, उसमें से 1800 आप ले लें और 3000 अभी भी पड़ा हो, इसका क्या मतलब है? मैं जल्दी से बताएं जरा, इसमें वाला कैश कितना है? कितना कैश आया है? 3000। कितना कैश आया? 3000। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब यार मेरे को कैश आया 3000, डेबिट कर दिया हमने। 1800 का रिसीवेबल है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये रिसीवेबल नॉन करंट एसेट को बेचने से है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर क्या इंपॉर्टेंट है, अभी दिखाते हैं आपको क्या इंपॉर्टेंट है। एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 5200। नेट बुक वैल्यू 5200। बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट लॉस है। सर बताएं कितना प्रॉफिट लॉस है सर, बताएं जरा। डेबिट साइड पे 4800 है, क्रेडिट साइड पे 5200 है। सर बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड पे आ रही है, शॉर्टेज डेबिट साइड पे है, और डेबिट साइड पे जब शॉर्टेज होती है तो लॉस होता है। क्या बात है मेरे बच्चों, कैसे इतना सीख लिया तुम लोगों ने। लॉस आ गया 400, तो ये मेरे बच्चों लॉस आ गया 400 का। सर पोस्टिंग कर दें, सर पोस्टिंग कर दें। पोस्टिंग जरा गौर से सुननी है। सर जो कैश है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सीधी सीधी बात है सर, कैश इधर उधर जहां पे भी एंट्री में आएगा उठाएंगे, उठा के फेंक देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि पुत्र तू जा, तेरा घर वो है। तो सर मैंने क्या किया, मैंने ये कैश उठाया और कहाँ लिख दिया? हाँ, कहाँ? नॉन करंट एसेट को बेचा है। जी, जी, नॉन करंट एसेट को बेच रहे हैं भाई। हेलो, नॉन करंट एसेट को जब बेचोगे कहाँ जाएगा? सर इन्वेस्टिंग में जाएगा सर, ये कोई बात है? सर लॉस ले जाऊं? ओ सर लॉस कैश थोड़ी है यार, वो तो लॉस पीनल में जाता है। लॉस का क्या ताल्लुक कैश फ्लो से? कैश कितना आया है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैश। कैश कितना आया है? सर कैश आया है 3000 सर। तो लिख दें जाके, मैं लिख देता हूँ, डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट 3000। ये लें जी, इन्वेस्टिंग में आए, बड़े आराम से हमने लिखा डिस्पोजल प्रोसीड्स या कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्लांट, आपकी मर्जी है, जो दिल करे लिखें, बस लिख देना कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्लांट, कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्लांट। ओके सर, ओके सर, आगे क्या करें? ये तो लिख लें सर, फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या ऑफ प्लांट। कितनी अमाउंट थी सर? सर 3000 था, बेचा तो 4800 का था, लेकिन 1800 अभी भी रिसीवेबल है। इस बात पे याद रखना, ये रिसीवेबल 3000। ओके सर, ओके ठीक है सर, कहते हैं आप ठीक है, 3000 ऐड ही करना है, पैसे आए हैं तो ऐड होने हैं, गए हैं तो नेगेटिव कर लो। आए हैं सर, आए हैं, ठीक है। अब बताएं सर आगे क्या करें? सर ये लॉस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा चुका है। सर मैंने नहीं लेके जाना, वो P&L बन चुकी है, पीबीटी ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ पड़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ पड़ा है, बैलेंस शीट बनी पड़ी है, सारा कुछ हो चुका है। बस आपको तो माइंड में रखना है कि लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा जब उन्होंने बनाई होगी। अब मैंने कहा था इनडायरेक्ट एक्टिविटीज में जब आप पीबीटी लेते हैं ना, पीबीटी, पीबीटी में कोई भी नॉन कैश आइटम या ऐसा आइटम जो इधर उधर की एक्टिविटीज का है, जब पीबीटी में घुसा बैठा होगा ना, आप कहेंगे "ओ भाई हेलो, निकलो, तू तू निकल"। तो पीबीटी को आपने पाक करना है, आजाद करना है, इससे, हर नॉन कैश आइटम से, हर उस आइटम से जिसका ताल्लुक किसी और एक्टिविटी से। तो इसका मतलब ये है कि लॉस ऑन नॉन करंट एसेट पीबीटी में से पहले माइनस हुआ होगा, लॉस है ना, ऊपर से माइनस किया हुआ आपने। मैं चाहता हूं ये इफेक्ट खत्म हो जाए, तो जो चीज माइनस हुई है उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कहाँ ऐड करना पड़ेगा? पीबीटी में। शहजादे, बब्बर शेर हो तुम लोग, आम लोग हो ही नहीं, पहचानो अपने आप को। तो इस डिस्पोजल को डबल एंट्री नंबर दे देते हैं वर्किंग 3 का, ताकि उसको पता चल जाए एग्जामिनर भाई को किधर से आया। तो मैंने कहा यार लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया इधर, ये लें सर, लॉस ऑन डिस्पोजल, साथ में मैंने रेफरेंस दे दिया। बाकी आप प्रॉफिट लॉस इधर भी कैलकुलेट कर सकते थे, 4800 माइनस 5200 हुआ है, वो इधर भी दिखा सकते थे, टोटली अप टू यू क्या दिखाना चाहते हैं आप। लेकिन भाई लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड हो जाना है। और अगर प्रॉफिट होता तो यार पहले ऐड हुआ हुआ लेस कर देते, प्रॉफिट इतना औखे होने वाली तो कोई बात नहीं है।
ओके सर, वर्किंग 3 नाम नंबर दे देता हूँ मैं इसको, ये वर्किंग 3 है, तो ये वर्किंग 3 की डबल एंट्री बनी हुई। ओके सर, एसेट कैरिंग वैल्यू का क्या करें सर? अकाउंट बनाया हुआ है, एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो सर इधर लिखें। यहाँ पे कॉमन गलती स्टूडेंट ये कर जाता है कि यहाँ पे कैश लिख देता है। उसे लगता है कि डिस्पोजल पे जो कैश आया वो इधर आना है। हाँ सर, कैरिंग वैल्यू इधर आनी है, कैरिंग वैल्यू। ये 5200 क्रेडिट हो रहा है, तो ये 5200 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट साइड पे। तो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू। ये वो काम है जो हम लोगों ने। अच्छा सर, डिस्पोजल पे 5200 आ गया, बिल्कुल सर 5200 आ गया। आगे क्या करें मेरे बच्चों? अब ये क्वेश्चन, आगे क्या करें? अब ये इंफॉर्मेशन आगे। सर ये क्रेडिट किधर चला गया? एसेट के अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। सर लॉस किधर गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या होने? ऐड बैक होने। ओके सर, कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सर ये रिसीवेबल का क्या करूं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर रिसीवेबल का क्या करूं? क्या करूं रिसीवेबल का? बताएं ना सर, क्या करूं? ये तो एक मसले वाली बात। सर ये रिसीवेबल कहाँ पड़ा होगा? प्लीज देखें सर, ये रिसीवेबल कहाँ पड़ा होगा? सर रिसीवेबल्स में पड़ा होगा। ये रिसीवेबल्स कहाँ पड़े होंगे? सर रिसीवेबल्स में पड़े होंगे। क्या ख्याल है? रिसीवेबल्स किधर होते हैं? रिसीवेबल्स में। रिसीवेबल्स किधर होते हैं? रिसीवेबल्स में। तो अगर ये रिसीवेबल्स रिसीवेबल्स में पड़े होंगे तो क्या करना चाहिए? सर जब आप रिसीवेबल्स को एडजस्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, तो क्या ये वाला रिसीवेबल उधर चला जाएगा? जाने नहीं देना। क्यों नहीं जाने देना? जब मैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस समझाऊंगा तभी समझाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 1800 बैलेंस शीट बन चुकी है, इनकम स्टेटमेंट बनी पड़ी है, ये डिस्पोजल पे प्रॉफिट आया होगा। तो जो भी प्रॉफिट आया होगा, करना क्या है? करना क्या है? ये प्रॉफिट जा चुका है पीएनएल में, ये रिसीवेबल रिसीवेबल्स में ऐड हुआ पड़ा है। याद रखना, ये रिसीवेबल रिसीवेबल्स में है, इन रिसीवेबल्स में ये पड़ा हुआ है। याद रखना, याद रखना, ये रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ। ओके सर, याद रख लेंगे, ठीक है, रिसीवेबल्स में पड़ा होगा। देख लेते हैं फिर के क्या स्टोरी करनी है। ब्रिलियंट। आगे मेरे बच्चों, आगे क्या करना है सर? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन है। सर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट। सर एसेट के अकाउंट में क्रेडिट पे ले जाए। और सर नॉन कैश है, नॉन कैश है, क्या करूं? नॉन कैश है, पीएनएल में पीबीटी में शामिल होगा या नहीं होगा? पीएनएल में चार्ज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? सर हुआ होगा। क्या करूं? बताएं क्या करूं? डेप्रिसिएशन पीएनएल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऊपर माइनस हो चुकी होगी, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐड बैक। सर हमेशा ऐड बैक करेंगे, हमेशा ऐड बैक करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे बच्चों आप लोग, यहाँ पे लिख देंगे आप लोग डेप्रिसिएशन। गिवन थी इन क्वेश्चन, तो कोई पंगा नहीं है। अमाउंट कितनी थी सर? यू आर राइट, 7,3,5। ये लें सर, ये डेप्रिसिएशन एक तरफ अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चलेगी, एक तरफ इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जा चुका है, नॉन कैश है। क्या करूं? माइनस करें। ओके सर, ठीक है सर, कर लेते हैं माइनस। आप कहते हैं तो कर लेते हैं माइनस। आगे क्या करें यार मेरे बच्चे? क्या लग रहा है, क्या करें? सर आंसर है, और एसेट के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखें। कर दिया, लिख दिया। आगे कुछ नहीं, खत्म। आगे फाइनेंस चार्जेस की बात करना शुरू हो गए हैं भाईजान। आगे प्रोविजन फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की स्टोरी खत्म। अब आपको क्या कर लेना चाहिए? देख लेना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं है, कोई गेन तो नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में जब देखा, तो इनकम स्टेटमेंट में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे खत्म की हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एरिया हो सकता था, वहाँ पे गेन लॉस होता नहीं है। तो फिर हमें अंदाज़ा क्या लगाना है? यहाँ से लगाना है। तो अगर आप और करेंगे, तो ये मेरे बच्चों रिवैल्यूएशन सर ऑन सरप्लस पड़ा हुआ है, तो सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन। ओपनिंग बैलेंस 0 था, क्लोजिंग 4000 है, तो कितने का गेन इस साल आया है? बता दो कितने का गेन आया है? यानी कितने एसेट पे गेन आया होगा कि 0 था रिवैल्यूएशन सरप्लस, अब 4000 पड़ा हुआ है। क्या एंट्री बनी होगी? 4000 ऐसा डेबिट हुआ होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ होगा। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो गया, बढ़ गया, एसेट तो डेबिट होना है ना। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक रिवैल्यूएशन सरप्लस आपको 4000 का लिख लेना। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? आप लोग खुद समझदार हैं सर, क्या करना चाहिए? इस अकाउंट को बैलेंस कर लेना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो इस साल अराइज हुआ है, खाली इंक्रीज डिक्रीज देखना होता है आपने, वो 4000 है। नाउ वी नीड टू बैलेंस। चलें जी, बैलेंसिंग अमाउंट बताएं। यहाँ पे आना चाहिए कैश, जो इस दफा आपने
पे किया है टू एक्वायर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सर बैलेंस करें ज़रा, बताएं कितना बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है। यहाँ पे कैश बैलेंसिंग अमाउंट आ रही होगी, ये लें सर, कैश बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है। क्या करें सर, क्या करें सर, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है सर, 14150 अमाउंट आ रही है, इस अकाउंट को बैलेंस किया है, तो सर ये बैलेंसिंग अमाउंट आपने उठानी है यहाँ से। वर्किंग टू का रेफरेंस देना है आपने, चलें टू है या थ्री है या फोर है, जो भी नाम देना है आपने दे लें। तो मैं इसको नाम दे लेता हूँ, थ्री तक होगी हमारी वर्किंग फोर, तो ये वर्किंग फोर का नाम दे के जरा टका दें जिधर टकानी है। एसेट्स खरीदे आपने 14,150 के। तो मेरे बच्चों, मैं गया इन्वेस्टिंग में, मैंने कहा इन्वेस्टिंग वाले भाई आजा आजा। उसने कहा आए 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 सर, हम आपको वेलकम करते हैं। आप इधर क्यों आए हैं, उसने मेरे से पूछा। मैंने कहा यार मैं इसलिए आया हूँ इधर कि मैंने एक नॉन करेंट एसेट बेचा था, उस पे पैसे रिसीव हुए हैं मुझे। उसने कहा लिख दिए हैं वो तो। मैंने कहा यार वो ना अकाउंट बना के मैंने निकाला था, इस दफा कितने एसेट्स खरीदे हैं और कितने पैसे दिए हैं। तो उसने कहा हाँ हाँ, नॉन करेंट एसेट वाले इधर लाने हैं। तो मैंने कहा वाह, तो ये लो भाई, पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट, ये पेमेंट फॉर purchase of acquisition of non-current asset of property plant and equipment, तो ये आप इधर ले आए। कितनी अमाउंट आई है, वर्किंग फोर से आई है, ये रेफरेंस दे दिया। अमाउंट कितनी आई है, 14150 आई है अमाउंट। नेगेटिव क्यों, क्योंकि पैसे गए हैं, आपने पैसे खर्च किए हैं। यस यस, पैसा खर्च किया है। ओके, ये सर काम करना था। मुझे बताएं, यहाँ तक हम लोग साथ हैं, प्लीज बताएं। बता दो बता दो बता दो बता दो, साथ हैं हम लोग, जल्दी से बता दो जल्दी से। और बब्बर शेर हैं आप लोग है ही नहीं आप लोग शहजादे। अब मेरे बच्चों क्या करें सर, कुछ ना करें। टेंशन तो नहीं है ना कोई, हल्की फुल्की भी, तो हल्की सी टेंशन नहीं है ना। शेर है तू, आम लोग नहीं हो तुम लोग। अब आ जाओ यार बच्चों, ये भी आ गया सर, आगे चलें सर, आगे देखें सर। रिवॉल्यूशन सरप्लस देखा करना है जी, बिल्कुल देखा करना है। अदरवाइज बेहतर क्या है कि अकाउंट्स को फाइनल एंड पे करो, वैल्यूज लिखते जाओ, एंड पे कुछ ऐसा आ सकता है ना जो आपसे मिस हो जाए, एंड पे बैलेंस करो। मैं साथ साथ बैलेंस कराई जा रहा हूँ दिखा दिखा के, ताकि जरा अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। अब एडजस्टमेंट नंबर फोर पे आ गए हम लोग। एडजस्टमेंट नंबर फोर का क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है सर, सुनने वाली बात है। वो कह रहा है फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस नाम है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड 1100, इस साल जो एक्सपेंस था वो 1100 का। मेरी बात पे गौर करना है। ये जो 1100 का एक्सपेंस आपने इनकम स्टेटमेंट में चार्ज किया हुआ है, 3 जीरो कॉमन चल रही है, ये पीबीटी में पहले लेस हुआ है, ऐड बैक करा दो। क्या करा दें सर, ऐड बैक करा दो। ओके, करा देते यहाँ पे। सर कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस था, सर इंटरेस्ट एक्सपेंस था, ये लें सर, फाइनेंस चार्जेस। सर याद रहे, जो एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हुआ है वो इधर ऐड बैक हो जाएगा। ऐड बैक हो गया सर, कितना है सर, सर 11,000 है, ये इधर 11,000 ऐड बैक हो गया। सर आपने तो ये इंटरेस्ट पेड नीचे भी लिखा हुआ है, सर ये क्या चक्कर चला दिया आपने। सर ये यहां पे लिखा आपने, ये 1100, यस लिखा। सर ये आपने इधर भी लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड, ये क्या चक्कर है सर। सर बहुत बड़ा चक्कर है। इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होता है, पेड हो वो भी चार्ज, पेड ना हो वो भी चार्ज, पेड हो वो भी चार्ज, पेड ना हो वो भी चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी एंड एल में इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंस बनता है वो पेड प्लस अनपेड होते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मैचिंग के हिसाब से पे ना भी हो ना, फिर भी आप लोग लिख लेते हैं। मैं कह रहा हूं पे ना भी हो फिर भी आप लोग लिख लेते हैं। भाईजान भाईजान, पे ना भी हो फिर भी आप लिख लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इसका मतलब है इस इंटरेस्ट एक्सपेंस में पेड भी हैं, क्रूअल्स भी हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको नीचे चाहिए कैश फ्लोज में सिर्फ पेड अमाउंट, तो निकलेगी कैसे, टी अकाउंट से। इंटरेस्ट का अकाउंट बनाएंगे हम भाई, अभी ये बना के दिखाएगा अकाउंट। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट पेड आपको चाहिए, कैसे बनाएं, अकाउंट बनाएं। वर्किंग नंबर 5 कर लेते हैं इसको, ये लें वर्किंग 5 से। सर
ये अच्छी बात की है सर आपने। बनाएँ सर इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट, तो वर्किंग 5 में बिल्कुल टैक्स की तरह का अकाउंट है यार। इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट ऐसा ही बना करेगा। तो ये लें जी इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट, ये। सर ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है, देख लेते हैं सर। अच्छी बात ये है कि उसने खुद ही दिए हुए हैं। सर बताएँ ज़रा, 1100 इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हुआ, एक्सपेंस है, अकाउंट में किस तरफ लाऊँ? एक्सपेंस है, अकाउंट में किस तरफ लाऊँ? ओ भइयों, एक्सपेंस है किस साइड पे लाऊं? क्रेडिट साइड पे। सर एक्सपेंस तो डेबिट होता है। हाँ ना, तो हुआ ना इनकम स्टेटमेंट में डेबिट। डेबिट वहां पे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होती है, ट्रांसफरिंग एंट्री बोलते हैं इसे। अच्छा सर, चले मान लेते हैं, नहीं तो रट्टा ही लगा लेंगे। और नहीं है, रट्टा लगाने वाली बात ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कोई भी एक्सपेंस इनकम की एंट्री अकाउंट में लाओगे तो उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है। ओके सर, कितनी अमाउंट है? सर 1100 है सर, 1100 सर। सर आपने पहले 11,000 लिख दी थी। नहीं हो जाती है गलती, क्या हो गया यार? बड़े-बड़ों से गलती हो जाती है। इसलिए टेंशन नहीं लेना, सीखते जाना है। ओके सर, आप कहते हैं तो सीखते जाते हैं। अगली बात करें। अब वो खुद ही कह रहा है खुद ही कह रहा है भाईजान, एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस जो एक्रूअल है पर 31 दिसंबर 2017 अमाउंटिंग 112, 112 का 30 तो कॉमन है, 112 का इंटरेस्ट का एक्रूअल है ईयर एंड पे दिसंबर 2017 पर 2017 पे 2017 पे दिसंबर पे क्लोजिंग बैलेंस है। सर कितना क्लोजिंग बैलेंस है सर? क्लोजिंग बैलेंस तो फिर लायबिलिटी क्या है तो इधर आना चाहिए। यस, लायबिलिटी क्या है तो इधर आना चाहिए। वो किधर सर? ये तो नजर ही नहीं आ रहा। नजर आता है, ये ले। तो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। कितना क्लोजिंग बैलेंस था? 112 का। ये क्लोजिंग बैलेंस है। सर ओपनिंग भी है, यस 2016 का भी गिवन है। वो ब्रैकेट में 48,000 लिखा हुआ है, तो मैंने वहां से उठा लिया 48। तो मैंने क्या किया, मैंने 48 उठा लिया। ये लें। ओके सर, ये तो बड़ा आसान था सर। जी बिल्कुल आसान था। अकाउंट बैलेंस करें, यू विल गेट योर पेड अमाउंट। ये अकाउंट बैलेंस करें, देखें जरा 1148 इस साइड पे आ रहा है, 1148 इस साइड पे आ रहा है, तो ये अमाउंट्स आ रही हैं यार। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड आ गया। अब जरा गौर करो, फर्क समझो, समझ लो, आगे बड़ा टेंशन होने होने वाली है। ओ सर क्या टेंशन होने वाली है सर? कर ही लेंगे हम लोग। इंटरेस्ट पेड आ रहा है 1036। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई? ये बैलेंसिंग अमाउंट है। यहाँ से ये उठाएँगे, यहाँ से ये उठाएँगे और कहाँ ले जाएँगे? यहाँ से ये उठाएँगे, कहाँ ले जाएँगे? यस सर, इंटरेस्ट पेड जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिव में। सर वो ऊपर क्या लिखा था? जो P&L में चार्ज हुआ है। वो पीबीटी में एडजस्ट क्या किया था? जो P&L का चार्ज था। P&L में जो चार्ज हुआ है, जो पीबीटी में शामिल था, वही उधर से एलिमिनेट किया है। पहले लेस था, मैंने ऐड बैक कराया और जो पेड अमाउंट थी वो निकाली बड़े प्यार से 1036 और यहाँ पे लाके लिख दी 1036। तो ये ले सर 1036 का इंटरेस्ट पेबल आ गया। ए सर, डन है सर। सर समझ लगी सर। यहाँ तक हम साथ हैं। कोई हल्की सी टेंशन चल रही है तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं काम की बात बताने लगा हूँ। जो कॉमन मिस्टेक लोग भूल जाते हैं, लोग बच्चे बच्चे जो हुए यार, अब बच्चे तो भूलते ही है ना फिर। तो हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। अब इसने किया आपके साथ चालाकी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चालाकी से पहले आप मुझे गो अहेड दे दें कि हाँ सर हो गया, ये तो हमने कर लिया। दे दो गो अहेड दे दो, गो अहेड दे दो, जल्दी जल्दी बता दो। सर अब चालाकी पता क्या है? सर मुझे बताएं यार बच्चों, जो भी है जो भी है वो डील हो चुका है या होना है? ऊपर वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में डील हो चुका है या होना है? बताएं। हो गया या होना है? बताएं, हो गया या होना है? हाँ, हो गया या होना है? क्या लग रहा है राहुल? क्या लग रहा है जी? हो चुका है ऊपर वाली बैलेंस शीट में डील या होना है? बताएं 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 बताएं। डील हो गया या होना है? डील हो गया या होना है? बता दो बता दो बता दो बता दो। जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। डील हो गया या होना है? एक बच्चे ने कहा है सर मुझे लग रहा है होना है। सोच रहा होगा, कोई सोच रहा होगा सर इनकम स्टेटमेंट बनी पड़ी है, बैलेंस शीट 2017 की बनी है, तो इसका मतलब है सारी चीजें डील हो चुकी हैं। ये बच्चा सही है, ये जो सोच रहा है ना। तो जो कैश फ्लो का क्वेश्चन आपको आता है ना, उसमें इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी बनी पड़ी है, बैलेंस शीट ऑलरेडी बन चुकी है, ये जितनी चीजें ये डील हो चुकी हैं।
ये जो ऊपर थोड़ी देर पहले ये जो डेप्रिसिएशन थी ऊपर वाली एडजस्टमेंट में, ये 7350 ये वाली, ये पी 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 एंड एल में चार्ज हो चुकी है, होनी है? सर आपने ज्यूम किया हो चुकी है, क्योंकि पीबीटी में ये माइनस हुई थी, आपने एड बैक कराई ना। आप एड बैक इसलिए करा रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। तो ये बात क्लियर कर लो कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस और इनकम्स डील हो चुके हैं, सब कुछ डील हो चुका है, बैलेंस शीट में हर चीज शामिल है। ये बात अपने माइंड में स्टैब्लिश कर लें। थोड़ी स्टैब्लिश हुई माइंड में या कोई नहीं? जल्दी बताएं जरा, स्टैब्लिश हुई या नहीं? चलें बताएं। ये जो बैलेंसेस हैं, ये फाइनेंस चार्जेस पीएनएल में चार्ज हो चुके हैं, पीएनएल में हो चुके हैं सर, कैश फ्लो में हम देख रहे हैं कैसे करना है। गुड सर, ये ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये डेप्रिसिएशन, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये बोनस इशू, ये राइट इशू डील हो चुके हैं, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में हो चुके हैं। क्वेश्चन जब आपको दिया जाता है तो वो कहता है भाई मैंने सब कुछ डील कर लिया है, तू अपना सोच, कैश फ्लोज का सोच, बाकी बकवास ना कर। ये कह रहा है आपको एग्जामिनर। हाँ सर, वाकई यही कह रहा है? यस, यही कह रहा है। ओ, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में ये सब कुछ चार्ज हुआ पड़ा है। ये वाली बात लोग भूल जाते हैं कि ये जो 48 था एक्रूअल का, ये वाला जो 48 था एक्रूअल का, क्रॉस कर दिया मैंने, क्रॉस नहीं किया बेसिकली। ये जो 48 था एक्रूअल का और ये जो 112 था एक्रूअल का, ये ऊपर बैलेंस शीट में शामिल है, शामिल है, शामिल है, शामिल है। सारे बोल दो, शामिल है, शामिल है, शामिल है। क्या है जी? ऊपर बैलेंस शीट में शामिल है। अब अगर आप दोबारा सुनना मेरी बात, अगर आप इन्हें अकाउंट्स में डील कर चुके हैं, सर कौन से वाले अकाउंट में? यार ये बनाया है ना आपने ये, अगर आप इन्हें अकाउंट कर फॉर कर चुके हैं, दोबारा ना करना अकाउंट फॉर। डबल काउंटिंग हो गई तो गलती हो जानी है। सर जब आप एक बैलेंस को टी अकाउंट में लेके आ चुके हैं तो दोबारा उसको डील नहीं करना, वो डील हो गया। वो एक चीज एक ही दफा डील करेंगे ना यार, ज्यादा दफा तो नहीं ना करना। तो मेरे भाई ये बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो जल्दी जल्दी ओपनिंग क्लोजिंग उसने दिया है ना, मैंने टी अकाउंट बना दिया, बड़ी आसानी कर दी मेरे लिए। वो आसानी की है उसने, लेकिन साथ में एक गलती भी करवाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो एक्रूअल प्रीपेमेंट गिवन है, इसमें वो वाला एक्रूअल प्रीपेमेंट भी शामिल है और वो ऑलरेडी डील हो चुका है, दोबारा नहीं होना चाहिए। चेक किया तुम लोगों ने एग्जामिनर की हरकतें? जानबूझ के उस वहां पे दिया है, इधर लिखा होता ना, देखें टैक्स पेबल अलहदा लिखा हुआ था, आपने डील किया अकाउंट में, आपने कहा यार डील हो गया, कहानी खत्म। बड़ा क्लियर होता है कि डील हो गया है। जब वो आपको दे देगा ना नीचे बैलेंसेस क्लोजिंग, तो यहाँ पे भी शामिल तो हैं, हुए हुए हैं, आपको यहाँ से एलिमिनेट करने हैं। ओ हेलो, ओ समझ लगी? ओ मेरे बब्बू गोशो, समझ लगी है कोई नहीं? ओ मेरे बब्बू गोशो, मेरे बब्बर शेरो, क्या समझ लगी? कि चालाकी, चालाकी, धोखा। एग्जामिनर भाईजान क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस नीचे देके जल्दी जल्दी टी अकाउंट बना के अमाउंट कैलकुलेट करा रहे हैं ताकि आप भूल जाएं कि वो क्लोजिंग इधर शामिल है। चालाकी। चेक किया तुम लोगों ने? धोखा। धोखे पे कोई गाना बना हुआ है? जरा बताओ धोखा कौन सा था? धोखा धोखा, है धोखा धोखा ही था। तो सर कहानी समझ लगी? धोखा एग्जामिनर का। सो सर क्या करें? सर इन एक्रूअल्स एंड पेएबल्स में ये एक्रूअल शामिल है, अब ये डील हो गए हैं, इधर से माइनस करें ताकि डील दोबारा ना हो जाए। तो कितना शामिल था सर? 112 एंड 48। ओपनिंग में 48 शामिल था, तो मैंने क्या किया, ओपनिंग से 48 माइनस कर दिया, ये लें। ओ, क्लोजिंग में कितना शामिल था? 112, तो ये मैंने 112 माइनस कर दिया। ये तो बड़ी फनकारी लगाई थी इसने, बहुत बड़ी फनकारी लगाई। तो आपने अब इस फनकारी में आइंदा नहीं आना, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, अगले क्वेश्चन में जाके ये फनकारी दोबारा लगाएगा। तो ये वाली फनकारी में नहीं आना आपने, कहना यार वो जो ऊपर पड़े हुए हैं उधर से तो माइनस करो ना ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए। यहाँ तक गो अहेड दो मुझे, ओके है, ओके है, ओ गाइस, ओके है। देखो तुम लोगों के चक्कर में कॉफी ठंडी हो गई है। हम्म, अगर क्लोजिंग नीचे गिवन है तो वो कंफर्म ऊपर होंगे, ऐसा ही होगा। डन? यहां तक हम साथ हैं? ओके हो गया? आगे बढ़ जाए। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। अब सर आगे, सर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को डील करने के दो तरीके हैं, मेरी बात सुनना।
बैड एंड डाउटफुल डेट्स को डील करने के दो तरीके हैं, इन तरीकों पे तसल्ली से बात करते हैं। अभी आप क्या करें, अभी आप पहला तरीका जो आसान वाला है वो फॉलो करें। आसान वाला तरीका क्या है, इग्नोर कर दो। आसान वाला तरीका क्या है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स को इग्नोर कर दो, तो कर दें। अगर इग्नोर ना करना हो तो वो दूसरा तरीका है, तो बाद में देखते हैं। सर इसको इग्नोर करेंगे तो करेंगे क्या, कुछ भी नहीं। और जिस चीज को करना ही इग्नोर है उसका कुछ भी नहीं करना। सर फिर भी कोई इम्पैक्ट तो होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं है। सर इग्नोर क्यों करना है सर, ये जो रिसीवेबल्स हैं ये देखें जरा, नेट लिखे हुए हैं, नेट का मतलब है इसमें से डाउटफुल डेट माइनस हुआ हुआ, इसमें से डाउटफुल डेट माइनस हुआ हुआ, तो बस माइनस हो चुका है तो बस छोड़ दो। ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है ना, ये जो वैल्यूज हैं, जब मैं इनका इंक्रीज डिक्रीज उठाऊंगा तो प्रीमियम का इंक्रीज डिक्रीज भी चला जाएगा। तो पहला तरीका क्या है, इग्नोर कर। तो मैं पहले इस तरह के सॉल्व करा रहा हूँ कि डाउटफुल डेट्स को, बदतमीजी को इग्नोर करो और नेट अमाउंट की जो फ्लक्चुएशंस है वो ले लो। तो नेट गिवन है, मैं नेट की फ्लक्चुएशंस ले लूंगा। ओके, नेट गिवन है, नेट की फ्लक्चुएशंस लेनी है, बिल्कुल सर, नेट गिवन है, नेट की फ्लक्चुएशन ले लेनी है। आर यू श्योर, यहां तक हम लोग साथ हैं, प्लीज बताएं हम लोग साथ हैं यहां तक, यहां तक साथ हैं। ओके, अगर यहां तक साथ हैं तो आगे क्या करें सर, ये क्वेश्चन है। सर कुछ भी नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना। करना क्या है सर, कुछ भी नहीं। तो क्या करें सर, मूवमेंट ले लें बस, ले लेंगे सर, रिसीवेबल की अभी मूवमेंट ले लेंगे। दैट्स इट सर, क्वेश्चन खत्म। एडजस्टमेंट्स देख चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट देख चुके हैं, बस बैलेंस शीट की ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, जो डील नहीं हुए वो डील करो, खत्म। अच्छा क्वेश्चन है, रूल्स क्या क्या करना है, अभी डील करने लगे हैं। जो चीज रह गई है अब वो डील हो जाएगी बच्चों। चलो वन बाय वन करके। अच्छा इसमें अच्छी बात पता क्या है, पहले आइटम से शुरू करें, हर आइटम का सोचें ताकि कुछ मिस ना हो जाए। पहले अगर कोई चीज जा चुकी है, कहना यार मैं लेके जा चुका हूं, छोड़ दो, डील हो गई है। पहले आइटम से, बीच बीच में से नहीं क्वेश्चन शुरू करना या पिक करनी। सर अच्छा बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप, सर कहना क्या चाह रहे हैं आप। सर मैं बता रहा हूँ क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, अब जरा गौर करना बच्चों। ओ मेरे लालो, ओ मेरे बब्बर शेरो, गौर करना। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग डील हो गया या करूं। सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस शीट में जा चुकी, अकाउंट में गए थे, वहां से प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की पेमेंट निकाली, वो ले गए बीपी के अकाउंट में। तो डील हो गया है सर, आपने ही किया है सर। सर हो गया है। सर स्टॉक इन ट्रेड डील हुआ, नो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। सर रिसीवेबल्स डील हुआ, नो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। सर अदर रिसीवेबल्स डील हुए, नो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। ओ, इसका मतलब ये है कि जितने करंट एसेट्स बच गए हैं और जितनी करंट लायबिलिटीज बच गई हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस जिंदाबाद। ये देखें जरा, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स, पेएबल्स, एक्रूअल्स, सब कुछ इधर है, प्रीपेमेंट्स इधर है। ओके सर, सर ये तो बड़ा मजेदार काम होने लगा है, बिल्कुल। अब मुझे बताएं इन्वेंट्री कितने से डिक्रीज कर रही है। अगर मैं जाऊं, अब मैं थोड़ा सा इसको नीट कर रहा हूँ, जरा बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चले। अब जरा जल्दी से बताएं क्या करना है। इन्वेंट्री में देखें कितना कम हो रहा है, देखें जरा इन्वेंट्री कितनी कम हो रही है, स्टॉक इन ट्रेड कितने से कम हो रहा है, देख लें देख लें देख लें, 150 से कम हो रहा है। और ये कैसे पता चलता है कितने से कम हो रहा है यार, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाओ, ओपनिंग था 5750, क्लोजिंग है 5600, कम ही आ रही है 150 की। इन्वेंट्री का कम होना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या करूं, ऐड करूं लेस करूं, ऐड करूं लेस करूं। अरे इन्वेंट्री हो रही है कम, इन्वेंट्री कम हो रही है, बिकी होगी, पैसा आया होगा, ऐड। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ये लें सर 150, ये आपने इधर वर्किंग कैपिटल के नाम से ऐड कर दी। रिसीवेबल्स देखें, सर वो डाउटफुल डेट्स भी थे जी सर, अगर आप नेट रिसीवेबल्स देख लें तो डाउटफुल डेट खुद ही डील हो जाते हैं, अलहदा से करने की जरूरत। सर अलहदा भी कर सकते हैं जी, कर सकते हैं सर, सिखा देंगे, ये तो सीख लो। ओके सर डन। 4446 है, यानी तकरीबन 4400 से पहुंच गए 6840 तक। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, प्लीज बताएं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बताएं क्या करूं क्या करूं, बोल दो बोल दो बोल दो, क्या करूं, जल्दी से बताएं जरा, क्या करूं।
जी सर, यहाँ तक समझ लगी बात? यहाँ तक हम साथ हैं? ओके, ब्रिलियंट। क्या करना चाहिए जी? लेस कर दें। 2394 से रिडक्शन आ रही है, इंक्रीज हो रहा है सर। इंक्रीज इन रिसीवेबल एसेट्स में पैसे लगाने पड़ते हैं उनको बढ़ाने के लिए, तो ये आउटफ्लो को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इंक्रीज इन रिसीवेबल, ये अमाउंट आ रही है आप लोगों के पास 2394। 39 भाई जॉन भाई लोग ही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। इतने का इंक्रीज आ रहा है तो ये डिक्रीज नेगेटिव कर दिया हम लोगों ने। यहाँ तक हम साथ हैं बच्चों। ओके, अदर रिसीवेबल्स का क्या करना है? अब मेरी पूरी बात सुनना, बात सुननी है गौर से। अदर रिसीवेबल्स में नॉन करंट एसेट का रिसीवेबल भी शामिल है। नॉन करंट एसेट का रिसीवेबल का ताल्लुक इधर से नहीं है, वो डिस्पोजल की एंट्री में डील हो चुका है। इधर जो चीजें आनी है वो इनकम स्टेटमेंट की जो चीजें हैं ना, जो रेवेन्यू नेचर की चीजें हैं, उनके रिसीवेबल्स पेबल्स आने हैं इधर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ओ, नॉन करंट एसेट की चीज का क्या ताल्लुक है कि वो ऑपरेटिंग में आ जाए? वो पीबीटी में कुछ चीजें शामिल होती है ना, वो भी निकाल देते हैं। तो सर नॉन करंट एसेट वो जो बेचा था उधार पे, उसका एक रिसीवेबल पड़ा हुआ है ना। कितना था? है कोई बच्चे को याद है किसी को? शायद सामने लिखा भी हो कहीं पे। याद है? ओ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। नॉन करंट एसेट्स के रिसीवेबल्स नॉन करंट एसेट्स के पेबल्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आने चाहिए। सर और क्या क्या नहीं आना चाहिए सर? क्या क्या याद रखेंगे सर? कुछ याद नहीं रखना। नॉन करंट एसेट्स वाले पेबल रिसीवेबल्स नहीं आने चाहिए यहाँ पे। और ऐसे पेबल रिसीवेबल जो अकाउंट्स में डील हो गए हैं, जैसे टैक्स का पेबल टैक्स के अकाउंट में डील हो गया, इंटरेस्ट का पेबल इंटरेस्ट के अकाउंट में डील हो गया, उनको इधर लाने की जरूरत नहीं है। ओ, ये तो आसान है। बिल्कुल आसान है। दो बातें दो रिसीवेबल पेबल इधर नहीं आने, दो तरह के एक्रूअल प्रीपेमेंट्स इधर नहीं आने। कौन कौन से? जिनका ताल्लुक नॉन करंट एसेट से है, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं है आप लोगों की ऑपरेशन से। दूसरा, ऐसी चीजें जिनको अकाउंट्स में लेके जा चुके हो, जब उधर लेके जा चुके हो तो इधर क्या करने लाना है? बस उधर चले गए, उधर गए, खत्म, डील हो गए। याद करो, ये बात याद करो। और अच्छा बच्चा क्वेश्चन करते हुए थोड़े से पॉइंट साइड पे बना लेता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से। उसको चाहिए वो कैश फ्लोज के नाम से लिखे, कैश फ्लो का टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेएबल रिसीवेबल जब डील करने हैं तो नॉन करंट एसेट वाले नहीं होने चाहिए उसमें। याद रखी, इस तरह पॉइंट्स बनते हैं, इस तरह पढ़ते हैं। ओ हेलो, इस तरह पढ़ते हैं। हर पॉइंट, हर क्वेश्चन में एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो साइड पे करके लिखते रहो। दूसरा, कौन सा रिसीवेबल पेबल डील नहीं करना? कौन सा रिसीवेबल पेबल है जो डील नहीं करना? ओ हेलो, कौन सा? जी बिल्कुल सही, वो जो अकाउंट में डील हो गया। सर कौन सा डील हुआ है? इंटरेस्ट का पेबल हुआ है ना डील, टैक्स का पेबल हुआ है ना डील, वो नहीं करना, बाकी कर लें। इधर उठा के फेंकें, इधर इंक्रीज डिक्रीज सबके। सर थोड़ी तसल्ली हुई है सर। सर इसमें कितना शामिल था नॉन करंट एसेट्स का सर? इसमें कितना शामिल था नॉन करंट एसेट्स का सर? सर ये क्लोजिंग बैलेंस में, ये जो 2385 है, इसमें 1800 का शामिल था, तो 1800 माइनस कर दें। ये लें। ये क्लोजिंग बैलेंस में से 1800 माइनस हो, तो 1800 माइनस कर दें। 1800 कहाँ से आया सर? ये डिस्पोजल की डबल एंट्री में 1800 ही था, ये डिस्पोजल की डबल एंट्री में। कैश नहीं किया मैंने, ये किया मैंने। क्या ये बात समझ लगी? प्लीज बताएं, क्या ये बात समझ लगी? जी सर, क्या ये बात समझ लगी? प्लीज बताएं। 1800 माइनस हो गया, चलें। अब 1800 माइनस हो गया तो क्या करें? अगर 1800 माइनस हो गया तो क्या करें? प्लीज बताएं यार, अगर 1800 माइनस हो गया तो क्या करें? जी सर, बताएं, नहीं बताएं, बताएं, बताएं। चलें गुड है। अब मुझे बताएं यार, जो भी बैलेंस आ रहा है 1800 से, और ये जो बैलेंस आ रहा है 1800 माइनस करने के बाद, इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? बताएं यार, बताएं। डिक्रीज आ रहा है 215 का। ये 215 का डिक्रीज सबको समझ आना चाहिए, और इसको मैं लिख रहा हूँ डिक्रीज इन अदर रिसीवेबल्स।
decrease in other receivables, decrease in other receivables, in decrease in other receivables. अब क्या करूं सर? ये क्वेश्चन है सर। अब क्या करना है सर? ये क्वेश्चन है सर। देखें जरा, बताएं जी क्या करूं? कितना था? 215। डिक्रीज है, डिक्रीज। एसेट्स में डिक्रीज तो पैसे आए ही होंगे। एसेट कम होते हैं तो बिके होंगे, पैसे आगे होंगे, रिसीव हो गए होंगे, तो ऐड कर दी। कैश आ गया जी, आगे बैलेंस शीट में कैश है सर। कैश कैश या कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। कैश ओपनिंग बैलेंसेस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा सर? ओपनिंग बैलेंसेस में। सर क्या करें सर? लिखें सर। ओके बच्चों, ये कहानी है सर। ओपनिंग कैश या कैश जो भी होगा, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। 3204 ओपनिंग है, यहाँ पे आएगा यार, ये एंड पे बिल्कुल। 3 आउटर कॉलम में 3204, आई बिलीव 3204 था। बताना 3204 ही था। बुढ़ापा यार, भूल जाते हैं हम लोग। 3204 देख लेते हैं सर। ओ वाह जी वाह, 2355 क्लोजिंग है। 2355 इधर आ गया। 2355 इधर आ गया। ले मेरे बच्चों, ये क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस भी आ गए। क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेस भी आ गए, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेस भी आ गए। यहां तक सारे साथ हैं? प्लीज बताएं। डन है? ओके सर। अब आ जाओ यार बच्चों, बिल्कुल एंड पे जो कैश है कैश इक्विवेलेंट थे वो आ गए सर। एसेट साइड सारी डील हुई है, तसल्ली से डील हुई है। जल्दी जल्दी नहीं करनी है आपने। ओके सर, फाइन। आगे बढ़े सर। सर आगे क्या करना है? सर आगे क्या करें सर? कुछ भी ना करें। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम डील हो गया या करूं? बताएं जी, डील हो गया या करूं? हो गया सर। अकाउंट बनाया तो था, ये नीचे पड़ा हुआ है अकाउंट सर, ये देखें, ये अकाउंट बना पड़ा है। तो डील हो चुका है सर, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ओके। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग क्लोजिंग सर, अकाउंट बनाए सर। डिविडेंड पेड नहीं है क्वेश्चन में। रिटेन अर्निंग का अकाउंट डिविडेंड पेड के लिए। नोट बना लें, वो जो साइड पे नोट्स बन रहे हैं उसमें लिखे हैं रिटेन अर्निंग डिविडेंड पेड के लिए। तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट बना लेते हैं सर। ये लें सर, उधर ही बना लूं यार, क्या भागता फिरूंगा इधर उधर। इधर बनाने लगा हूं मैं। आप लोग ऑब्वियसली वर्किंग्स का ख्याल रख के तमीज से बना रहे होंगे, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ रिटेन अर्निंग का अकाउंट। ये लें सर, ये लें सर, रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट। इक्विटी 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 का ओपनिंग बैलेंस किधर आता है? ये ओपनिंग बैलेंस आता है यार बच्चों इधर। 122, सॉरी, 12440, ये ओपनिंग बैलेंस। कैरेड ऑन बैलेंस सर कितना है? 12,440 ओपनिंग है। क्लोजिंग कितना है सर? क्लोजिंग बैलेंस है 13,450। 13,450 ओपनिंग आ गया और क्लोजिंग आ गया। 13,450 क्लोजिंग। सर रिटेन अर्निंग में और क्या आता है सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है सर। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन अर्निंग को बढ़ाता है या कम करता है? सोचें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन अर्निंग को बढ़ाता है या कम करता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन अर्निंग को बढ़ाता है या कम करता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज करता है। क्रेडिट साइड पे लिखूं या डेबिट साइड पे लिखूं? बताएं। क्रेडिट साइड पे लिखूं, डेबिट साइड पे लिखूं? सर रिटेन अर्निंग इक्विटी है, इक्विटी का बैलेंस क्रेडिट है, उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा। सिंपल है सर, रॉकेट साइंस तो नहीं है सर। बात तो आपकी ठीक है। 6010 सर, 6010। क्या कोई और एंट्री थी जो रिटेन अर्निंग से ताल्लुक रखती थी? सर यस, बोनस इशू था सर। ये देखें, बोनस इशू, बोनस इशू, ये बोनस इशू सर। कितना था रिटेन अर्निंग सर? 1000 सर। डेबिट रिटेन अर्निंग, क्रेडिट शेयर कैपिटल। रिटेन अर्निंग के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखे, तो ये यहाँ पे बोनस इशू आ गया मेरे बच्चों। ये लें सर बोनस या शेयर कैपिटल, और 1000 था सर। यहाँ से आ जाएगा डिविडेंड पेड। मुझे यहाँ से डिविडेंड पेड बैलेंसिंग अमाउंट चाहिए, तो बताएं जरा बैलेंसिंग अमाउंट कितनी आ रही है? शाबाश, शाबाश, शाबाश। डिविडेंड पेड कितना आ रहा है? डिविडेंड पेड कितना आ रहा है? डिविडेंड पेड कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4000 आ रहा है। पक्का यकीन कर लें आप लोगों पे? 4000 भाईजान कह रहे हैं यार।
मान लेते हैं भाई की बात, इसका मतलब है यहाँ पे 18,450 आना चाहिए। आ रहा है यार, बेहतरीन हो गया, यहाँ पे भी 18,750 450 आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ले सर, ये कहानी थी सर। दैट्स इट। बिल्कुल सर, दैट्स इट। इतनी सी बात थी सर। ओके सर, डिविडेंड पेड किधर जाएगा सर? मर्जी है, ऑपरेटिंग में भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट टू टैक्स पेड के साथ, फाइनेंसिंग में भी लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं यार। डिविडेंड पेड कौन से अकाउंट से आया है? रिटेन अर्निंग के अकाउंट से। तो कितनी अमाउंट है सर? वर्किंग जो भी नाम है, अब मैंने नंबर नहीं दिया हुआ, आप बड़े आदमी हैं, आप लोग दे लेंगे कि वर्किंग और अमाउंट आई है। आप लोगों ने मुझे बताया 4,000 का डिविडेंड था। डोंट टेल मी। चेक किया जरा, शेयर इशू करके 250 इकट्ठा किया और 4,000 डिविडेंड में बांट दी है। पागल ही है यार, पागल ही है, पागल ही है, पागल ही है। ले मेरे बच्चों, एक रिटेन अर्निंग भी बन गई। ओके सर, रिटेन अर्निंग भी बन गई। रिटेन अर्निंग डिविडेंड पेड के लिए यूज हुआ करेगी। यस, अगर डिविडेंड पेड गिवन नहीं है, गिवन होता तो जरूरत ही नहीं थी फिर। ओके, रिवैल्यूएशन सरप्लस डील हो गया यार। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में डेबिट साइड पे गया था ना, गेन ऐसे डेबिट हुआ, गेन क्रेडिट ये हुआ पड़ा, ऐसे डेबिट कर दिया था हमने। लॉन्ग टर्म लोन सर, 5,000 का जो लॉन्ग टर्म लोन था वो रह गया है 4,100। क्या लग रहा है, पैसे पे किए हैं इस दफा, लोन वापस किया है, या इस दफा लोन और लिया है? क्या लग रहा है, क्या हुआ है? क्या लग रहा है, क्या हुआ है? प्लीज बताएं। पे किए, बिल्कुल ठीक है, पे किए, बिल्कुल। और एक भाई ने पूछा बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वो कह रहे हैं सर पीबीटी में नहीं आना रिवैल्यूएशन सरप्लस? बताएं यार, पीबीटी में आना या नहीं आना? मैंने डिस्कशन की थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो कह रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस भी तो लेके जाए, नॉन कैश है। वो कह रहा है पीबीटी में लेके जाएं। नहीं बॉय, ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है, बिल्कुल भी ये वजह नहीं है। जो चीज पीबीटी में शामिल होगी बॉय, वही पीबीटी में से निकलेगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से वही निकलेगी जो पीबीटी में शामिल होगी। और ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पीबीटी के बाद टैक्स आता है, प्रॉफिट ऑफ टैक्स फिर। तो पीबीटी में ये शामिल नहीं है बॉय, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की चीज है ये। समझ लगी? बॉय या गर्ल जो भी हो, समझ लगी मेरे पुत्र को? ये काम करना आपने। गुड। नहीं करना उधर एडजस्ट। कहानी खत्म जी। सर 5,000 से 4,100 आ गया, 900 की लोन की रीपेमेंट है सर। ये लें सर, फाइनेंसिंग में जाएं, लोन रीपेमेंट लिख दें सर। लोन रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन। 900 से आपका लोन कम हो रहा है, इसका मतलब आपने पे कर दिया। रीपेमेंट ऑफ लोन कितनी अमाउंट है सर? यस यू आर राइट, 900 है। अब रीपेमेंट किया है, वापस का किए होंगे आपने 900। ओके सर, गुड। आगे मेरे बच्चों, आगे क्या है? आगे जी, अदर पे ट्रेड पेबल्स देखें बढ़ रहे हैं 500 से, क्या करूं? ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्या करूं बच्चों? बताएं बताएं बताएं, क्या करें? जल्दी बताएं जरा, क्या करें, क्या करें? ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो सर पैसे वापस किए होंगे, लाइबिलिटी कम हो रही है। नेगेटिव, कम हो रहे हैं पेबल्स। मैंने पे किए होंगे तो कम हो रहे हैं सर। पे कम नहीं हो रहे, ज्यादा हो रहे हैं सर, ज्यादा। ऐड कर दें सर, कितने का है? 500। ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज, इधर आ जाएगा सर, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 500। ऐड कर लें सर, ये लें सर। आगे बताएं सर। अब आ जाओ मेरे बच्चों, ये एक्रूअल्स एंड अदर पेबल्स में से जो इंटरेस्ट था वो डील हो गया था ना? कितना था इंटरेस्ट जो डील हुआ था? यार पिछले साल ओपनिंग बैलेंस था 48 था, 112, और ये मैंने माइनस किया यहाँ से। इंपॉर्टेंट बात थी माइनस करना, जो बाकी बच गया उनका डिफरेंस ले लो। बताएं जरा बाकी कितना बचा है, प्लीज बताएं, यहाँ पे बताएं कितना बचा। 48 माइनस करने के बाद ये बनता है 612, और ये 112 माइनस करने के बाद कितना बनता है? 680 में से 112 माइनस करना है, 570। मेरा ख्याल है ये आएगा 568, यही आ रहा है यार बच्चों, 568 ही आ रहा है। 44 48 था, 48 था बॉय। देखिए यार जरा कैलकुलेशंस अपनी अपनी, मुझे कैलकुलेट कर दें, मैंने तो कह देना है बैलेंस हो जाना चाहिए था, कर लेना। आप लोग देख लें जरा जल्दी से, जल्दी से देख लें, जल्दी से, शाबाश। क्या कहते हो?
मेरे बब्बर शेरो क्या कहते हो, बताएं। नहीं सर यही वैल्यूज हैं, चलें बताएं फिर क्या इंक्रीज है डिक्रीज है। एक्रूअल्स एंड पेएबल्स में यहाँ दो चीजों का डिक्रीज, 612, 612 और 568, बताएं डिक्रीज कितने से बता दें कितने से डिक्रीज हो रहा है। 44, अच्छा यही बता रहे थे आप लोग मुझे इतनी देर से। नहीं जी 44 कम हो रहे हैं तो सर नेगेटिव कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे यार 44, ये लें सर 44 कम कर दिया, नेगेटिव। डिक्रीज इन अदर पेएबल्स एंड accruals, डिक्रीज इन accruals एंड अदर पेएबल्स, ये लें सर, ये सर कहानी है। दैट्स इट यार बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया, देखें जरा, ये आ जाएं सर। सर टैक्स पेबल ऑलरेडी डील है तो दोबारा इधर नहीं लाना। सर क्वेश्चन खत्म, मुबारक हो सर, मुबारक हो सर, टोटल करने हैं सर, देख लेते हैं सर, टोटल कर लेते हैं सर। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अब मुझे टोटल चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ये आपके पास आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश फ्लोज फ्रॉम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया सर। वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले का प्रॉफिट आ गया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये लें सर, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये अमाउंट आ रही है सर, यहां तक देखें जरा, कितनी आ रही है यार, प्लीज बताएं जरा कोई, कितनी आ रही है। भाई ने कहा सर जो प्रोविजन गिवन है डाउटफुल डेट्स की उसका क्या करना है, तो उसका मैंने बताया है कि उसको इग्नोर करके भी सॉल्व किया जा सकता है और उसको डील भी किया जा सकता है। अभी मैं सॉल्व कराऊंगा उसको इग्नोर करके, फिर मैं आपको बताऊंगा एट द एंड के डील क्या करना हो तो कैसे किया जा सकता है। जी सर बताएं सर, बताएं जरा, बताएं शाबाश। 8955 400, बताते हैं प्लीज कितना आंसर आ रहा है यार, इन इन वैल्यूज का आंसर देना है यार भाइयों, क्या हो गया है। चार वैल्यूज हैं जी, मैं कर लूं ऐड, ये दिन आने थे 17805, बेहतरीन सर, 17805 आ गया जी, भाई लोग कह रहे हैं, बेहतरीन हो गया सर, ये अमाउंट आ गई है सर। ओके सर, अब मैं चाह रहा हूं कि इन इन वैल्यूज को डील करके यहाँ पे एक आंसर दें, यानी इसमें ये एडलेस करें और आंसर दें, यहाँ पे एक आंसर चाहिए मुझे। ये आंसर आ रहा है यार, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 16, टोटल 16,232, देखें तो यही आ रहा है, ये एडलेस करने के बाद, ये दो पेमेंट्स लेस करने के बाद आउटर कॉलम में चले जाते हैं और आउटर कॉलम में आंसर आ रहा है 12401, ये है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो इस दफा आया है 12,401, ये कैश फ्लोज है। देखें प्लीज यही अमाउंट्स आ रही हैं, यही है, आर यू श्योर यही है, बेहतरीन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ दो चीजें हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ दो चीजें हैं, सिर्फ दो चीजें हैं, एक 3000 है, ये लें सर, इन दोनों का टोटल कर लें यार, कितना आ रहा है, ये लें, दोनों का टोटल कर लें, 3000 नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, ये नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे यार, यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं ये अमाउंट आ रही है 11,150, आई बिलीव 11,150 ही आ रही है, नेगेटिव आ रही है इस दफा, और इन्वेस्टिंग में पैसे लगाए हैं हम लोगों ने 11,150, बेहतरीन। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखें कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं प्लीज बताएं, इसमें कितने आ रहे हैं, इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल कर लें, प्लीज बताएं, शाबाश। एक्सक्यूज मी, अब मेरे भाई 2100 नेगेटिव आ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है सर, 2100 नेगेटिव आ रहा है, बब्बर शेयर हैं आप लोग मेरे, ये लें 2100 नेगेटिव आ गया यार, ये कैश फ्लोज
यूज हुआ है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, वो इन्वेस्टिंग में। अब मैं चाह रहा हूँ तीनों एक्टिविटीज को टोटल कर लें। कौन सी सर तीन एक्टिविटीज? सर जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस आए हैं वो ये हैं, ये कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, ये कैश फ्लोज यूज हुए हैं इन्वेस्टिंग में, नेगेटिव है ना इसलिए कह रहा हूँ यूज हुए हैं, ये कैश फ्लोज यूज हुए हैं फाइनेंसिंग में। तीनों को एड लेस कर लो, तीनों को एड लेस करके बताओ कि क्लोजिंग कितना आ रहा है। बड़ा मजेदार काम होने लगा है सर। क्लोजिंग आ रहा है 849। अब आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है गलत किया। सर आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, मैंने इन तीनों को इकट्ठा किया है, एक, दो और तीन, ये तीनों को इकट्ठा किया। सर आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है ये चेक किया जा सकता है। सर साल के शुरू में आपके पास थे 3204, 3204, और साल के एंड पे आपके पास 2355। इसमें डिक्रीज चेक करें कितना आया। साल के शुरू में जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, साल के एंड पे जो कैश है, इसमें डिक्रीज देखें। अगर ये डिक्रीज इसके इक्वल है तो इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस देखें सर, कितना था ओपनिंग बैलेंस? सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश था सर 3204, 3204, 3204, 3204 था सर। जी सर। जी सर, यहां तक सारे साथ हैं, इक्वल है। कमाल हो गया सर। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आए तो ये भी 849 का डिक्रीज है और ये इक्वल है, तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये सर कहानी थी, आप लोगों ने सीखी कि क्या कहानी थी। तो मैंने आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये लाइनें थोड़ी सीधी होनी चाहिए, तो हम जरा इधर उधर करने के चक्कर में, जूम करने के चक्कर में, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आप लोगों की, ये वाली। इस तरह ये लाइन भी सीधी होनी चाहिए जरा, तो ये तो सीधी है, थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये बात समझ लग गई है। अब आप कहेंगे सर सर समझ तो लग गई है, इंपॉर्टेंट बात तो बता दें, वो जो रिसीवेबल्स में पंगा था उसका क्या करना, यानी कि डाउटफुल डेट्स का क्या करना है। बड़ा आसान है यार बच्चों, बहुत आसान है। ये देखो जरा, रिसीव डाउटफुल डेट्स कितने मेंटेन है? 5%। अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हें डील करें तो ठीक है कर लें, कोई मसला नहीं है। ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं सर। नेट होने का मतलब ये है कि ये 95% है, और क्योंकि प्रीवियन माइनस हुई हुई है इसमें से, और ये भी कितने हैं? 95%। तो यार अब इसको ग्रॉस अप कर लो, उससे पहले ले जाओ, बताओ जरा ग्रॉस अप करने के बाद कितना कितना आता है। 100% कर लें तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, ग्रॉस, ग्रॉस कैसे करना है? 100/95, 100 से मल्टीप्लाई करें, 95 से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, 95 से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 95। लें सर, बताएं सर क्या करना है आप लोगों ने? 44,446 मल्टीप्लाई बाय 100/95, ये आ जाएगा ओपनिंग। इसी तरह क्लोजिंग देखें, 6840 मल्टीप्लाई बाय 100/95। मुझे वैल्यूज चाहिए बच्चों, ये मुझे वैल्यूज चाहिए। कितनी आ रही हैं? 724685 आ रहा है, ये 4680 ये आ रहा है, और ग्रॉस आ रहा है 7252। 5% बताएं, डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन भी बता दें कितनी है, डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बता दें कितनी है। 5%, इन्हीं का 5% ले लें, इस 4680 और इसका 5% डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन को शो कर रहा है। तो लें जरा 4680 का
5%, ये इन दोनों का डिफरेंस ले लें, एक ही बात है, ये 95% है, वो 100% है, दोनों का डिफरेंस ले लें, आपकी मर्जी। मुझे बताएं इसका 5% डाउटफुल डेट है तो कितना बना? 4685 का 5%, 234, आई बिलीव 234 है, बिल्कुल। इसका भी 5% लें तो ये अमाउंट आ रही है 412। तो दूसरा तरीका मेरे बच्चों ये है कि आप रिसीवेबल्स को ग्रॉस करें और डाउटफुल डेट्स भी निकाल लें। अब आप क्या करें, बहुत आसान, इसकी मूवमेंट और इसकी मूवमेंट को इनकम स्टेटमेंट में लें। इसकी मूवमेंट लायबिलिटीज की तरह बिहेव करेगी, लायबिलिटीज की तरह बिहेव करने का मतलब है इंक्रीज डिक्रीज लायबिलिटीज की तरह डिसाइड होगा, और इसका तो होता ही है एसेट्स की तरह। अब मैं करके दिखाता हूँ। मेरे बच्चों रिसीवेबल्स में मूवमेंट दिखाएं, कितनी आई है, कितनी आई है बताएं प्लीज। ये रिसीवेबल 4680 से ये चला गया है 7252, तो बताएं जरा कितना आ रहा है? 4680 का रिसीवेबल 7252 पे चला गया है, कितने का इंक्रीज है? 7252, ये 7200 बोल रहे हैं आप? भाई ने 7252, एक भाई ने 7252 लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ यार। 6840 डिवाइडेड बाय 0.95 करेंगे, 7200 आ रहा है यार बॉय, ये 7200 आ रहा है, ये 7200 आ रहा है। इसका 5% लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 360। जी बिल्कुल जी। अब मेरे बच्चों क्या करना है, इसका इंक्रीज ले इंक्रीज कितना आ रहा है, प्लीज बताएं इंक्रीज कितना आ रहा है, इंक्रीज कितना आ रहा है? नो प्रॉब्लम बॉय, 4680 से रिसीव ग्रॉस का इंक्रीज डिक्रीज लेंगे। पहले मैंने कहा था डाउटफुल डेट को इग्नोर करो, नेट का इंक्रीज डिक्रीज लो, खत्म। अब मैं कह रहा हूं नहीं 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 नहीं, ग्रॉस का लो, मूवमेंट और प्रोविजन की लहदा मूवमेंट लो, तो आपकी मर्जी, जो दिल करे कर लो, लेकिन चले एग्जामिनर ज्यादा ये करता है। तो 2520 का इंक्रीज है वो इधर आ जाएगा, 2520 का इंक्रीज लेस हो जाएगा। अब लाइबिलिटी में देखें इंक्रीज आ रहा है, लाइबिलिटी में इंक्रीज देखें कितने का, लाइबिलिटी में इंक्रीज कितना इंक्रीज है, लाइबिलिटी में 234 से 360, लाइबिलिटी की तरह बिहेव करना है। प्रोविजन में इंक्रीज आ रहा है, ये इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस बना होगा, पीबीटी में गया होगा एक्सपेंस बन के, मैंने क्या करना है, अब पहले लेस हुआ हुआ ऐड बैक करा 126। अब एक्चुअली इंपैक्ट देखो, इन दोनों को इकट्ठा करके देखना, 126 को और इसको इकट्ठा करके देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों इकट्ठा करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि इंपैक्ट सेम है। देखें जरा, यार ये दो करेंगे आप लोग, ग्रॉस की मूवमेंट अलहदा, प्रोविजन की मूवमेंट अलहदा, या फिर आप चुप करके नेट लिख लें, बेहतर क्या है, दोनों ही ठीक है। लेकिन ठीक है अगर आप लहदा लहदा कर लें तो थोड़ा ज्यादा कंपैरेटिवली भी। क्या मेरे बच्चों को इतनी बात समझ लगी कि प्रोविजंस को कैसे डील करना चाहिए? दो तरीकों से, या इग्नोर मारो, या फिर क्या करो, या इग्नोर करो, या क्या करो, यस, या फिर डील करो, फिर भाई ग्रॉस कर लो, रिसीवेबल की ग्रॉस मूवमेंट्स लेके आए और नेट मूवमेंट लेके आए। क्या ये बात समझ लगी? प्लीज बताएं, ओके दें, ओके लिखें अगर समझ आ गई है तो। किसी टेंशन है तो दोबारा पूछ लें, मेजोरिटी लोग कह रहे हैं जी समझ आ गई है हमें। बब्बर शेर, आम लोग हैं ही नहीं आप लोग, बब्बर शेर है मेरे। नहीं बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया जी, दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम समर 2018, और ये स्टोरी थी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।